सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने एजेंट्स तक जो है बात की थी, और डिफरेंट जो एजेंट्स है, ठीक है, फिजिकल एजेंट हो गए, सोशल एजेंट्स हो गए, मैकेनिकल एजेंट्स हो गए, इस पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज हम दूसरी थ्योरी तीसरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ वेब ऑफ काजेशन है। वेब ऑफ काजेशन से क्या मुराद है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इस डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। McMahon and Pugh फॉरवर्डेड थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ काजेशन। सबसे पहले जो याद रखने के लिए आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेब ऑफ काजेशन थ्योरी को किसने पेश की थी। इसको दो लोगों ने पेश की थी, एक मैकमोहन और दूसरा पग, ठीक है। ये दो बंदे जो थे, इन दो बंदों ने एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ काजेशन थ्योरी को पेश किया था, प्रपोज किया था। Wherein the various factors, for example, hypercholesterolemia, smoking, hypertension are like an interacting web of spider, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या कहा था, जिसमें इन्होंने ये बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर जो है वो मिलकर एक खास डिजीज को काज करती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रोल की जो लेवल है, कोलेस्ट्रोल की जो मकदार है, वो नॉर्मल से बढ़ जाए, तो नॉर्मल से बढ़ने की वजह से क्या होगी, जो पेशेंट के ब्लड वेसल्स है वहाँ पर प्लेग जमा होगी। प्लेग जमा होने की वजह से वो वेसल्स जो है वो क्या होंगे, वो नेरो हो जाएंगे। नेरो होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करेगी, और जब प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि हमारे हार्ट को और जो कोरोनरी वेसल्स है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगी। जब हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो वो फिर प्रॉपर तरीके से अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। जब वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगा तो फिर हार्ट, हमारे बॉडी के जो दूसरे पार्ट है, उसको ब्लड जो है वो सही तरीके से पंप नहीं करेगा, और इसी तरह से हमारी बॉडी जो है ये ओवरऑल ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन से जब महरूम होगी हमारे बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन, तो जाहिरी बात है उस ऑर्गन्स के फंक्शन भी वो फिर डिस्टर्ब होंगे, और हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर स्मोकिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, तो स्मोकिंग करने की वजह से हमारे जो लंग्स है वो क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं। लंग्स में क्या होते हैं, लंग्स में अल्वियोलाई होते हैं, ईयर सेक होते हैं, ईयर सेक के अंदर अल्वियोलाई होते हैं। अल्वियोलाई में ये धुआं जो है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अल्वियोलाई के जो वाल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इस वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो वहाँ पर हो रहे होते हैं, तो वो फिर नॉर्मल तरीके से नहीं होते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर मकदार में हमारे बॉडी में एंटर नहीं होता, और फिर उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है ऑक्सीजन से महरूम हो जाती है। जाहिरी बात है, जब ऑक्सीजन से महरूम होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो मुसलसल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वेसल्स नैरो होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। तो प्रेशर बढ़ने से मुराद ये है कि हाइपरटेंशन क्रिएट होगी। हाइपरटेंशन क्रिएट होने की वजह से फिर स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और इस तरह के दूसरे बहुत सारे बीमारियां काज हो सकती है। तो वेब ऑफ काजेशन में जो बुनियादी बात मैकमहून और पब ने की थी वो यही की थी कि बहुत सारे फैक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यही फैक्टर जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होने की वजह से ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिजीजेस को काज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इस थ्योरी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी समझ आ गई आपको क्या नहीं? ओके, गुड। Each factor has its own relative importance in causing the final departure from the state of health, as well as interact with other modifying the effect of each other, ठीक है। वही बात है कि हमारे साथ जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को क्या करती है, मुतासिर करती है, तो हर एक फैक्टर का अपना एक रोल होता है, और वो अपने तरीके से हमारे हेल्थ
के जो फंक्शन है उसको क्या करती है, मुतासिर करती है। और इसी तरह से इन्हीं फैक्टर्स की जब कम्बिनेशन होती है तो ये हमारी जो हेल्थ स्टेटस होती है उसको मज़ीद सेवियर कर लेती है, उसको मज़ीद जो है क्या कर लेती है, ख़तरनाक बना देती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी सही तरह से समझ आ जाएगी। वेब ऑफ काजेशन, वेब इसको क्यों कहा गया है, वेब किसे कहते हैं, वेब से मुराद स्पाइडर जो घोंसला बनाता है, ठीक है, जो जाली बनाता है, तो उसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको भी इंग्लिश में वेब कहते हैं। तो वेब ऑफ काजेशन से मुराद ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर क्या करती है, स्पेसिफिक डिजीजेस काज करती है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्मोकिंग की। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से इसके साथ साथ वो ओबेसिटी का शिकार भी है। और ये ओबेसिटी जो है उनको पैदाइशी तौर पर मतलब जेनेटिकली जो है इनमें पैदा हुई है, ठीक है। तो ओबेसिटी की वजह से एक तो वो मोटा है, ठीक है, दूसरा वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग करने की वजह से क्या होगा, स्मोकिंग करने की वजह से उनके जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो नेरो होंगे, ठीक है। नेरो होने की वजह से ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। इसी तरह से ओबेसिटी क्यों होती है, ओबेसिटी इसलिए होती है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट्स लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स में वो प्लेग बना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स नैरो होने की वजह से हमारी जो ब्लड फ्लो होती है वेसल्स में वो क्या होती है, वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होती। जब प्रॉपर तरीके से नहीं होती तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ब्लड वेसल में मुख्तलिफ जगहों पर ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है और इस तरह से वो वेसल जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज जो है ये हार्ट हो जाती है। हार्ट से मुराद ये है कि वहाँ पर प्लेग्स जो है वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेरिडिटी जो है, सॉरी, हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन काज होती है। तो अब यहाँ पर इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइनली देखें, ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग की वजह से क्या होगी, हार्ट डिजीजेज होगी, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, कंजस्टेड हार्ट फेलियर काज हो सकता है, हार्ट अटैक जो है ये काज हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस काज हो सकते हैं। ये किस वजह से, ये ब्लड में क्लॉट आने की वजह से। इसी तरह से जब आर्टरीज हार्ट होंगे, आर्टरीज में प्लेग जमा होगा, वहाँ पर जो है आर्टरीज जो है वो नेरो होंगे, तो उसके नेरो होने की वजह से ऑक्सीजन हमारे ब्रेन्स को जो है प्रॉपर मिकदार में नहीं मिलेगी। जो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो बंदा जो है वो स्ट्रोक का शिकार होगा, ठीक है। स्ट्रोक का शिकार होने की वजह से मुख्तलिफ स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, जिसमें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, जिसमें स्कीमिक अटैक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ डिफरेंट स्ट्रोक टाइप्स है जो कि इसकी वजह से काज होंगे। इसी तरह से मुसलसल ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ब्लड क्लॉट की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीजेज जो है ये काज हो सकते हैं और इसी तरह से हाइपरटेंसिव डिजीजेस काज हो सकता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारे साथ बहुत सारे फैक्टर जो है, अगर इसको हम अलग अलग करके देखें तो अलग अलग करने की वजह से भी ये अपने स्पेसिफिक डिजीजेस को काज करेंगे। और अगर ये कंबाइनली हो जाए, अगर ये तीनों फैक्टर, ये तीनों प्रॉब्लम आपको एक पेशेंट में देखने को मिले, तो वो पेशेंट फिर बहुत ज़्यादा ख़तरे में होता है, ठीक है। वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और उनको बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर जो है वो लाहक हो सकते हैं। सही है, समझ आ गई आपको इसकी? स्लाइड रिपीट कर दूंगा। कौन से स्लाइड, पिछला वाला, इससे पहले वाला? जी पिछली स्लाइड। अच्छा जी, इससे पहले वाले स्लाइड में बिल्कुल यही बात की है कि सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि वेब ऑफ काजेशन थ्योरी को किसने पेश किया था। वेब ऑफ काजेशन थ्योरी को मैकमोहन और पग ने जो है इसको पेश किया था। इसको जो है एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ काजेशन के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी में इन दोनों ने ये बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर जो है ये मिलकर क्या करती है, एक ख़ास बीमारी को काज करती है, ख़ास डिजीज़ को काज करती है।
इसी तरह से एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो गई, स्मोकिंग हो गई और हाइपरटेंशन, ये तीनों डिसऑर्डर है, ठीक है। इन तीनों डिसऑर्डर्स का अगर हम अलग अलग स्टडी करें तो अलग अलग स्टडी करने से इसके अपने फंक्शन होंगे और ये अपने तरीके से क्या करेंगी, हमारे हाथ को बुरी तरह से मुतासिर करेगी। इसी तरह से अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें और तीनों को हम स्टडी करें तो इन तीनों का जो है आपस में क्या होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनेगा। जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का मैंने आपको बताया कि जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रोल का लेवल वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहेंगे। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पर फेट्स जमा हो जाते हैं। फेट्स जमा होने की वजह से हमारे खून की नालियाँ जो है वो तंग हो जाती है, नेरो होना शुरू हो जाती है। जब हमारे खून की नालियाँ नेरो होगी तो फिर ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। ब्लड को फ्लो होने के लिए फिर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी क्रिएट होगी, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगी। इसी तरह से अगर स्मोकिंग की मैं बात करूं तो स्मोकिंग की वजह से हमारे जो लंग्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं, मुतासर होते हैं। लंग्स में एयर एयर सेक होते हैं, एयर सेक में अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई के जो वाल्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से फिर रिस्पायरेशन के दौरान वो एक्सपेंड नहीं होते और प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अल्वियोलाई में एंटर नहीं होती। तो ऑक्सीजन एंटर ना होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को आगे प्रॉपर मिकदार में नहीं मिलती। तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन की कमी की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। इसी तरह से हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन से मुराद हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से या तो पेशेंट को स्ट्रोक होगी या उनको हार्ट अटैक होगा, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे जो हाइपर टेंसिव डिजीजेस है वो उनको काज होंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इन तीनों डिसऑर्डर का आपस में एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है, ठीक है, जो कि अलग अलग अगर इसको हम स्टडी करें तो भी ये स्पेसिफिक डिजीजेस को काज करती है, और अगर कंबाइनली इसको हम स्टडी करें तो भी ये सेवियर खास डिजीजेस काज कर सकती है। तो बेसिकली वेब ऑफ काजेशन में आपको जो बात बताई गई है वो यही बताई गई है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है ये क्या करती है, ये हमारे हेल्थ को मुतासिर करती है, और जितने भी फैक्टर्स होते हैं इनका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ इनका जो है इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको वेब ऑफ काजेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, समझ आ गई अब आ जाते हैं द व्हील ऑफ काजेशन की तरफ। ये हमारे साथ फोर्थ नंबर थ्योरी है। इससे पहले हमने दो थ्योरी फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी, एक हमारे साथ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड था और एक जर्म थ्योरी थी। अभी हमने एक वेब ऑफ काजेशन थ्योरी को डिस्कस कर ली और ये आखिरी हमारे साथ द व्हील ऑफ काजेशन है, ठीक है। व्हील थ्योरी में क्या कहा है, व्हील थ्योरी में यहाँ पर जनरली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक दूसरी बात जो है वो ऐड की गई है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें हमारे जीन्स का, हमारे जेनेटिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर हम जीन्स की बात भी करेंगे, ठीक है, हेरिडिटी की बात भी करेंगे, जो कि वो बीमारियां जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है। एज मेडिकल नॉलेज एडवांस, an additional aspect of interest that come into play is the comparative role of genetics and the environmental, that is an extrinsic factor outside the host factor in causation of disease. The triad as well as web theory does not adequately cover up this differential area to explain such relative contribution of genetic and environmental factor. The wheel theory has been postulated. अच्छा जी, व्हील थ्योरी में जो बुनियादी बात आपको बताई गई है वो यही बताई गई है कि किसी भी डिजीज़ के काज होने में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दो चीज़ें, ठीक है, याद रखना है आपने, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक
उस पेशेंट का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, ठीक है, मतलब जिस माहौल में वो रह रहे हैं, तो वो माहौल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें बीमारी काज करने में। इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है वो है उनकी हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके पेरेंट्स से उनमें जो खसूसियात मुंतकिल हुए हैं, तो चांसेस है कि उनके पेरेंट्स में जो बीमारियां पाई गई थी या उनके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे उनमें जो बीमारियां पाई गई थी, तो चांसेस है कि इनमें भी ये बीमारियां जो है वो मुंतकिल हुई हो। तो ये दो फैक्टर जो है क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी शख्स में बीमारी को काज करने में, ठीक है। एक हमारे साथ जेनेटिक मतलब हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हमारे साथ उस पेशेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी तरह से इस थ्योरी को किसने पेश किया था? इस थ्योरी को जो है दो लोगों ने पेश किया था। एक हमारे साथ मोजनर कहलाते हैं और दूसरे का जो नाम है वो क्रेमर है। और इसी तरह से 1985 में इन्होंने जो है व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी को क्या किया था, प्रेजेंट किया था, पब्लिश किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात इस थ्योरी में बताई गई है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने जो है इसको याद करना होगा। तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज फिर सॉल्व करना आपके लिए पानी की तरह आसान होगा। द थ्योरी डी एम्फसाइज द एजेंट इज द सोल काज ऑफ द डिजीज। इस थ्योरी में एक ये तो उससे आ गया। जी ये तो हम शायद हमारे बच्चों से भी आया थे। सही है, पीछे किसी से बात कर रहे अच्छा 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 जी, काइंडली ये माइक जो है ऑफ किया करें ताकि क्लास में दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट जो है बहुत मुश्किल से मैं आप स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ करता हूँ, तो इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। सो व्हील ऑफ काजेशन में क्या कहते हैं, तीसरी बात इसमें ये की गई थी कि इस थ्योरी ने जो है इस बात पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया था और इस बात को इतना इम्पोर्टेंट भी जो है नहीं समझा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो बीमारी काज हुई है तो इसके पीछे कोई एजेंट जो है वो मौजूद हो सकता है कि वो बीमारी जो है पैदाइशी तौर पर उनमें पाई जाती है, मतलब उनके पेरेंट्स से जो है इनमें ये बीमारी आई हो। तो अगर पेरेंट्स से उनमें बीमारी आई है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे किसी किस्म की एजेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। द थ्योरी विजुअलाइज human disease in the form of wheel, which has a central hub representing genetic component and the peripheral portion representing the environment component, ठीक है। इसी तरह से इस थ्योरी में जो ह्यूमन डिजीजेज है इसको जो है एक व्हील कंसीडर किया गया है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। व्हील से मुराद जो पहिया होता है ना उसको कहते हैं व्हील। तो इस व्हील का जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो सेंटर पोर्शन है, इसको जो है जेनेटिक कंपोनेंट जो है कंसीडर किया गया है कि ये हमारे साथ वो कंपोनेंट है जो कि जीन्स से मुतासर होगा, जीन्स के ज़रिए मुतासर होगा। जबकि इसके जो सराउंडिंग वाला जो एरिया है इसको जो है इन्वायरमेंटल कंपोनेंट कंसीडर किया गया है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें जो है हमारे जो हेल्थ है उसको मुतासर करेगी। तो व्हील को जो है दो पोर्शन में क्या किया गया था, तकसीम किया गया था, जिसमें जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन को जो है इसको जो है जेनेटिक कंपोनेंट कंसीडर किया गया था, और जो फेरिफेरल पोर्शन है मतलब इस जेनेटिक कंपोनेंट के इर्द गिर्द का जो दूसरा लाइन है हमारे साथ, इसको इन्वायरमेंटल कंपोनेंट कंसीडर किया गया था, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में फिर एजेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, होस्ट भी आ जाते हैं, इन्वायरमेंट भी आ जाता है, तो फिर इन्वायरमेंट में वो तमाम बातें आ जाती है जो कि हमने पहले डिजीज़ के हवाले से की थी। तो ये दो फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज़ को काज करने में, सही है। द व्हील ऑफ का द व्हील ऑफ काजेशन में मजीद क्या कहते हैं, लाइक एनी व्हील the outer part environmental component has spokes, three in this model, and the environmental component is thus divided into three subcomponents, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपने जो गाड़ी के टायर्स वगैरह देखे हो तो उसका जो बैरूनी हिस्सा होता है, ठीक है, बाहर वाला जो हिस्सा होता है, तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे स्पाइक्स जो है वो नज़र आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ
व्हील ऑफ काजेशन का जो आउटर हिस्सा है, जो बैरूनी हिस्सा है, इस जिसको हम एनवायरमेंटल कंपोनेंट कहते हैं, तो इसके भी हमारे साथ क्या है, स्पाइक्स है, और ये स्पाइक हमारे साथ 3 है इस मॉडल में। ठीक है, इस मॉडल में 3 स्पाइक जो है वो दिए गए हैं। मतलब इस इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को जो है 3 मजीद कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हमारे साथ फिजिकल कंपोनेंट आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट आती है, दूसरा हमारे साथ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आती है, और तीसरा हमारे साथ सोशल इन्वायरमेंट आती है। तो ये तीनों फैक्टर्स क्या करती है, ये तीनों फैक्टर हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, और कैसे मुतासिर करती है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ये आगे यूनिट नंबर 3 में इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम यूनिट नंबर 3 में पढ़े, तो आपके लिए जो है फिर इतना कंफ्यूजन फिर इसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ डिफिनीशन दी गई है, वहाँ पर पूरा यूनिट जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ पर है। तो हम यूनिट नंबर 3 में इसको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वही यही बातें जो है फिर यूनिट नंबर 3 में हम दोबारा से करेंगे, तो फिर आप लोग जो है बोर हो जाएंगे, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ फिनोमिना आपको बताया गया है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, थोड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। आइसबर्ग फिनोमिना इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज़ बर्डन ऑफ द कम्युनिटी। आइसबर्ग हैज़ 2 पोर्शन, टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड सबमर्ज पार्ट। ठीक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड सबमर्ज पार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें सबर करें मैं देखता हूँ। अच्छा जी, आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ फिनोमिना ये भी सिंपल है, ये फिर आगे उन्हीं स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, अपनी जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अरे वेरिएबल विच हेल्प टू मैयर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जिसके ज़रिए, जिसकी मदद से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पीछे वाले स्लाइड है उसको हम आगे यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको मैंने नहीं पढ़ा। वो ऑलरेडी इसी टॉपिक्स के नेम पर जो है हमारे साथ पूरा यूनिट नंबर 3 मौजूद है। वेरिएबल विच हेल्प टू मेजर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स आर डिफाइंड एज दोज वेरिएबल विच मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी इज कॉल्ड हेल्थ वेरिएबल। ये बीच वाला हमने खुद ही छोड़ दिया है, ये बाद में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। जी जी, ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहेंगे। हेल्थ इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जिसके ज़रिए हम अपनी जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में हम मालूम करते हैं कि आया हम हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में हमारे साथ क्रूड डेथ रेट है। क्रूड डेथ रेट हो गई, ठीक है। क्रूड डेथ रेट से मुराद ये है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान टोटल पॉपुलेशन में हमारे साथ कितने लोग जो है उनकी डेथ होती है, उनकी मौत होती है। तो इसके ज़रिए हम उस एरिया की जो हेल्थ स्टेटस है उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, अगर एक एरिया में लोग जो है ज़्यादा उम्र की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा उम्र के हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो डिजीज़ प्रोसेस है, ठीक है, वहाँ पर डिप्रेशन, वहाँ पर एनजाइटी, किसी किस्म की चीज़ें नहीं मौजूद, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल मेंटली तौर पर रिलैक्स है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर बच्चों की अमवात की शरह ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कम उम्र में लोगों की जो डेथ है वो ज़्यादा हो रही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट, 5 साल की उम्र से कम लोग जो बच्चे होते हैं उनका अमवात का शरह हो गया। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट,
मतलब दौरान डिलीवरी के दौरान जो माँ जो है वो डेथ कर जाती है, तो उनकी शरह अगर ज़्यादा हो तो क्रूड डेथ का मैंने आपको बताया कि एक ख़ास टाइम पीरियड में हमारे साथ टोटल पॉपुलेशन में से जितने लोगों की डेथ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रूड डेथ रेट कहते हैं। ठीक है। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, किसी खास बीमारी की वजह से अगर अमवात हो रही है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट हो गई। इसी तरह से मोर्बिडिटी इंडिकेटर, मोर्बिडिटी किसे कहते हैं, मोर्बिडिटी से मुराद डिजीज है। डिजीज की वजह से अगर डेथ होती है, ठीक है, तो इसको हम मोर्बिडिटी कहेंगे। सॉरी, मोर्बिडिटी से मुराद डिजीज़, ठीक है। अगर बीमारियों की शरह ज़्यादा है तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि जो हेल्थ स्टेटस है वो ठीक नहीं है। इसमें हमारे साथ इंसिडेंस रेट आ जाता है, प्रेवलेंस रेट आ जाता है। इंसिडेंस से मुराद जो नए नए केसेस हमारे साथ डिजीज़ के देखने को मिलते हैं, और प्रेवलेंस से मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन में पहले से बीमारियां जो है वो मौजूद हो तो उसको हम प्रेवलेंस रेट कहेंगे। इसी तरह से ओपीडी अटेंडेंस रेट हो गई। हाँ जी, ओल्ड केसेस, बिल्कुल प्रेवलेंस रेट में ओल्ड केसेस आते हैं। एडमिशन, री एडमिशन, डिस्चार्ज रेट हो गई, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, स्पेल्स ऑफ सिकनेस और एब्सेंस फ्रॉम द वर्क और स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है इससे हम मालूम कर सकते हैं कि उस एरिया, उस पॉपुलेशन की जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसी है। इसमें हमारे साथ फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम न्यूट्रिशन देखते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि प्रॉपर तरीके से हेल्थ जो है वो डिलीवर हो रही है या नहीं। यूटिलाइजेशन रेट्स आ जाती हैं, मतलब इम्यूनाइजेशन कवरेज हो रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये जो इसके जो हेडिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये हेल्थ इंडिकेटर थे। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, तो इन्हीं हेडिंग को याद कर लीजिए, ये काफ़ी होगा आपके लिए। इसी तरह से इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ हो गई, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हो गए, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, जिसमें हम माशरती और जो माशी कंडीशन है उसको हम देखते हैं। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर में हम अपने माहौल से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है, साफ़ सुथराई होती है, उसको देखते हैं। और सोशल एंड मेंटल में हम माशरती और जहनी जितनी भी चीज़ें होती है जिससे हमारी माशरती और मेंटल कंडीशन मुतासर होती है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ यूनिट नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मुतज़िल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ को, कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ आखिर कहते किसे है। इसी तरह से फिर हम बात करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट को, जैसे कि हमने यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी इसको डिस्कस किए हुए भी है। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के ज़रिए हम एपिडेमियोलॉजी और डिजीज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ कंसेप्ट है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच को हम किस तरह से कम्युनिटी में इसको अप्लाई करके कम्युनिटी को जो है इससे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसके हवाले से आज के यूनिट में हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड की। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड? A traditional model of infectious disease causation known as epidemiologic triad। एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड जैसे कि हमने ऑलरेडी जो फोर्थ थ्योरीज थी उसमें भी हमने इसको दूसरे नंबर पर डिस्कस किया था कि ये हमारे साथ एक ओल्ड थ्योरी थी जो कि डिजीज़ की काजेशन के हवाले से थी, कि हमारे साथ जो बीमारी होती है, बीमारी प्रोड्यूस होती है, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो उन काजेशन को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल पेश किया गया था जिसको एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड का नाम दिया गया था, ठीक है। The triad consists of an external agent,
a host and an environment in which host and agent are brought together and causing a disease to occur in the host। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने इस ट्रायड में ये बात भी की थी कि हमारे साथ जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है तो ये बेसिकली तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हमारे साथ एक्सटर्नल एजेंट आते हैं, दूसरा हमारे साथ होस्ट पर मुश्तमिल होता है और तीसरा हमारे साथ इन्वायरमेंट होता है, जिसमें ये एजेंट और होस्ट दोनों क्या करते हैं, रहते हैं। जब भी एजेंट और होस्ट का आमना सामना होता है तो होस्ट और एजेंट के आमना सामना होने की वजह से जो डिजीज प्रोसेस है वो होस्ट में शुरू हो जाता है। अब वेक्टर, वेक्टर क्या है? वेक्टर ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं मलेरिया पैरासाइट की, मलेरिया जो काज होती है तो इसमें हमारे साथ एक क्या होती है, मक्खी होती है जिसको हम मॉस्किटो एंड सॉरी मच्छर होता है जिसको हम मॉस्किटो एनोफिल कहते हैं। ये हमारे साथ एक फीमेल मच्छर होती है। तो ये फीमेल मच्छर क्या करती है, सबसे पहले एक पेशेंट में मलेरिया को काज कर लेती है, फिर उसी पेशेंट के खून को पी कर उसको दूसरे हेल्दी पेशेंट में मुंतकिल करती है, और इसी तरह से उसकी वजह से जो दूसरा हेल्दी पेशेंट और बंदा होता है वो भी क्या हो जाता है, मलेरिया का शिकार हो जाता है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शियस जो डिजीजेस होते हैं उसको जो है एक से लेकर दूसरे में मुंतकिल करते हैं। तो इस तरह के एजेंट्स को, ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, a vector, an organism which transmits infection by conveying the pathogen from one host to another without causing disease itself and may be part of infectious disease। ठीक है, अब ये जब एक से दूसरे को डिजीज मुंतकिल करती है तो इस दौरान ये वेक्टर जो है बजाते खुद मुतासिर नहीं होता, बल्कि ये इस डिजीज प्रोसेस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा बना हुआ होता है जो कि इस बीमारी को फैला रहा होता है। ठीक है, तो ये एपिडेमियोलॉजी की ट्रायड में जो बुनियादी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दी। इसकी समझ आ गई क्या नहीं? सर A, आगे। a classic example of vector is the anopheles mosquito। वही एग्जाम्पल अभी आपको बताया जा रहा है जो कि मैंने आपको अभी बताया। As the mosquito ingests blood from an infected host, it pick up the parasite Plasmodium after being stored in the salivary glands and then injected into the next human upon which the mosquito feed। The Plasmodium can cause malaria in the infected human, thus the Anopheles mosquito serve as a vector for malaria। ठीक है, वही बात है कि जो हमारे साथ एनोफिल मॉस्किटो होती है ये एक इन्फेक्टेड और ह्यूमन या होस्ट की जो ब्लड है उसको पी लेती है जिनको ऑलरेडी मलेरिया होता है। तो इस ब्लड को पीने के बाद कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए ये ब्लड जो है उनके सेलिवरी ग्लैंड में होता है, जहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये मेच्योर हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम ये हमारे साथ मेन एजेंट है जो कि मलेरिया को काज करती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद यही जो एनोफिल मॉस्किटो होती है दूसरे हेल्दी बंदे पर बैठकर उनको क्या करती है, बाइट करती है, और बाइट के दौरान ही ये प्लाज्मोडियम जो है उस हेल्दी बंदे में मुंतकिल हो जाती है, और इस तरह से जो मलेरिया प्रोसेस होता है उस हेल्दी बंदे में शुरू हो जाती है और वो भी मलेरिया का शिकार हो जाता है। In epidemiologic triad model, transmission occurs when the agent leave its reservoir or host through a portal of exit is convey a mode of transmission to enter through an appropriate portal of entry to infect susceptible host। ट्रांसमिशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से मुराद ये है कि जो जिनको बीमारी हुई हो अगर उनका जो है दूसरे बंदे के साथ खुद ही आमना सामना हो जाए तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगी। अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बीमारी को दूसरे बंदे में फैला रही है, ठीक है, फैलाने में मदद कर रही है, जैसे कि जो मच्छर था, ठीक है, तो इसको फिर हम इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे। तो इसमें कहते हैं कि हमारे साथ जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड है तो इसमें जो बीमारी की ट्रांसमिशन होती है तो इसमें जो एजेंट होते हैं, एजेंट्स असल में अब आपको एक चेन ऑफ इन्फेक्शन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन,
MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमारे साथ क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे साथ इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारे साथ रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर से मुराद वो एरिया, वो जगह जहाँ पर ये इन्फेक्शियस एजेंट रहते हैं या होस्ट रहते हैं। तो इस रिजर्वायर से ये इन्फेक्शियस एजेंट जो है निकल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं पोर्टल ऑफ एग्जैक्ट के जरिए, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जैक्ट के जरिए जब बाहर निकल आते हैं तो बाहर निकलने के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर अपने लिए क्या करती है, प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपने लिए सेलेक्ट करती है कि किस तरह से मैंने डिजीज को ट्रांसमिट करना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये अपने लिए ससेप्टेबल होस्ट को सेलेक्ट करता है, मतलब वो होस्ट जो कि कमज़ोर हो, थोड़ा वीक हो, जिस पर ये आसानी से हमला कर सकती हो। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर ये अपने लिए पोर्टल ऑफ एंट्री सेलेक्ट करती है कि किस तरीके से मैंने इस होस्ट के अंदर जाना है और डिजीज प्रोसेस को मैंने क्या करना है। अच्छा जी, ये इस तरह से होता है। सबसे पहले रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर के बाद हमारे साथ क्या आता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट आता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद तीसरे नंबर पर हमारे साथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन आती है। चौथे, सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट आएगा ना? जी जी, इन्फेक्शियस एजेंट तो ऑलरेडी होता है। वो कहाँ पर जी, मौजूद वो होता है, आगे रिजर्वायर रिजर्वायर में में मौजूद होता है। रिजर्वायर इंटर होगा पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू। पोर्टल वहां ऑफ से वो अपना एग्जिट। प्रॉपर एक चैनल बनाएगा। हम्म। फिर फिर वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से उसका अगला चैनल होगा पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी वो जो उसका ससेप्टेबल होस्ट है उसके अंदर एंटर कैसे होता है। हाँ, और पोर्टल ऑफ एंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपने लिए ससेप्टेबल होस्ट को सेलेक्ट करेगा कि किस पर मैंने हमला करना है। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि जो चेन इन्फेक्शन चेन ट्रांसमिशन है, ठीक है, या इन्फेक्शन ट्रांसमिशन चेन है, इसको ऑर्डर में बताए। तो इसी ऑर्डर को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है कि सबसे सर, पहले ये जी, टोटल 4 स्टेप्स होंगे या 5? रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ पाँच एंट्री और है, पाँच, ससेप्टेबल होस्ट। पाँच है, 5। पाँच। ओके। हाँ जी। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है। और आपको ऑर्डर के हवाले से आपसे पूछेंगे कि जो हमारे साथ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन चेन है, इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले रिजर्वायर आता है, दूसरे नंबर पर पोर्टल ऑफ एग्जिट, तीसरे नंबर पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चौथे नंबर पर पोर्टल ऑफ एंट्री और पांचवें नंबर पर ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। इसी तरह से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ये डायग्राम जो है ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखने के लिए, इससे आपको आसानी होगी समझने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, ट्रायड से मुराद 3 फैक्टर इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर एजेंट होते हैं, दूसरे नंबर पर होस्ट होते हैं और तीसरे नंबर पर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये किस तरह से इफेक्ट काज करती है, डिजीज काज करती है, आगे बात करते हैं इस पर। सबसे पहले एजेंट के हवाले से हम बात करेंगे। एजेंट किसे कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब जानदार हो या गैर गैर जानदार हो, फोर्सिबल हो, टेंजिबल हो। टेंजिबल से मुराद आप उसको देख सकते हो, उसको सेंस कर सकते हो, या आप उसको नहीं देख सकते, उसको सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि जानदार हो या गैर जानदार हो, टेंजिबल या इनटेंजिबल हो, जिसकी मौजूदगी, ज़्यादा मौजूदगी की वजह से या उसकी ज़्यादा गैर मौजूदगी की वजह से, मतलब उसकी कमी की वजह से आप में डिजीज़ प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, उसकी शुरुआत हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एजेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ग्लूकोज लेवल जो है ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे बॉडी में ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने की वजह से भी हमारे लिए मसले होंगे, और अगर कम होगा तो कम होने की वजह से भी हमारी जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होगी। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि एजेंट्स ये हमारे साथ वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो चीज़ें होती है, चाहे वो जानदार हो या मरे हुए हो, ठीक है। चाहे उसको हम देख सकते हो या ना देख सकते हो, ठीक है। उसकी ज़्यादती की वजह से या उसकी कमी की वजह से जो बीमारियों का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाए, तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे, ठीक है। ये डिफिनीशन सिंपल है, इसको आप याद कर लीजिए।
फिर एजेंट्स में हमारे साथ डिजीज़ एजेंट में हमारे साथ फिर मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें केमिकल एजेंट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसमें एयर आ जाता है, एयर पोल्यूटेंट, टॉक्सिक वेस्ट, पेस्टिसाइड आ जाते हैं। फिजिकल एजेंट्स में मैंने आपको बताया था कि नॉइस आ जाता है, रेडिएशन, हीट, कूल्ड, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसी तरह से मैकेनिकल एजेंट में आपको मैंने बताया था कि एक्सपोजर टू क्रॉनिक फ्रिक्शन या अदर मैकेनिकल फोर्सेस, आप एक भारी वजनी चीज़ को उठा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आपकी पोजीशन ना हो, तो इसकी वजह से आपके जो डिस्क होते हैं, मतलब जो वर्टिब्रल डिस्क होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, या आपके जो नी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेगामेंट या टेंडन जो है वो क्या हो जाती है, वहाँ पर स्पाज्म क्रिएट हो जाती है, और इस तरह से आप फिर क्या हो जाते हैं, आप डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको हम मैकेनिकल एजेंट्स कहेंगे। सोशल एजेंट्स के हवाले से मैंने आपको कहा था कि पुअर्टी हो गई, मतलब गुर्बत। इसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम तक आपकी रसाई आसानी से नहीं हो रही। इसके अलावा माशरती तौर पर आपके साथ लोग बातचीत नहीं कर रहे, आप गुर्बत की वजह से लोगों जो है आपको नापसंद कर रहे हैं, और इसी तरह से गुर्बत की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड है, महरूम है। तो ये सारी चीज़ें आप में क्या करेगी, आप में डिप्रेशन काज करेंगी और आप में बीमारी काज करेंगी। इसी तरह से बायोलॉजिकल एजेंट के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल एजेंट से मुराद वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करती है, डिजीज़ को काज करती है, जिसमें आपके वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाती है, प्रोटोजो। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिर एमसीक्यूज़ के हवाले से ये प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज़ आएंगे और आए हुए भी है, लिहाजा इसको अब आप गौर से सुने। इन्फेक्टिविटी किसे कहते हैं? इन्फेक्टिविटी ये हमारे साथ बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात में से एक खसूसियत है। लाइक इन्फेक्टिविटी क्या है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड और मल्टीप्लाई इन अ होस्ट। किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वो सलाहियत जिसमें वो अपने होस्ट पर अटैक करते हो, और होस्ट पर अटैक करने के बाद सर उनमें माइक्रोबायोलॉजी में इन्फेक्टिविटी की जगह पे ना उन्होंने इन्फेक्शन की ये डेफिनेशन दी हुई है। इन्फेक्शन की, ये जो हाँ ये इन्फेक्शन की डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी में इसको, हाँ, तो ये जो अभी इन्फेक्टिविटी, आपने पढ़ा है। इन्फेक्टिविटी जो है ये इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट की ही ये खसूसियत होती है ना। तो उन्होंने ना इस पूरी डेफिनेशन को इन्फेक्शन मतलब उन्होंने क्या ना डिफाइन करें इन्फेक्शन क्या है, तो ये पूरी डेफिनेशन उसी की है नहीं नहीं, इन्फेक्शन जिसमें जो है, आपको इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो है डिजीज़ को कहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो उसको हम क्या कहेंगे, जो मल एबनॉर्मेलिटी होती है उसको हम इन्फेक्शन कहेंगे। वही ना इन्फेक्शन कैसे कहा जाए, तो मैं तो उसी की सारी ये पूरी डेफिनेशन उसने माइक्रोबायोलॉजी में ना और दी हुई है। इन्फेक्टिविटी जो है ये आपको उस इन्फेक्शियस एजेंट की जो खसूसियत है उसके फिर हवाले माइक से आपको बता उनके रहा हूँ। ना आप म्यूट कर दिया करें खुद भी। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब एक इन्फेक्शियस एजेंट की खसूसियत है। ठीक है, जिसमें वो अपने होस्ट पर अटैक करते हैं, इन्वेड से मुराद हमला करना, एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट, और फिर उसी होस्ट में वो अपनी जो तादाद है, अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो डिजीज़ प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, और जो पेशेंट होता है वो बीमार हो जाता है। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टिविटी कहेंगे। ये डिफिनीशन आप लोगों ने याद करनी है। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरी जो डिफिनीशन है वो है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी किसे कहते हैं? पैथोजेनिसिटी ये पैथोजन से निकला हुआ है। तो पैथोजेनिसिटी मीन द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू क्रिएट डिजीज, मतलब जो कि इलनेस को प्रोड्यूस कर सकती हो, तो उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिसिटी कहेंगे। पैथो मीन पैथोजन एंड जेनिसिटी मीन टू प्रोड्यूस। तो किसी भी पैथोजन की वो सलाहियत जिनमें किसी भी पैथोजन की वो खसूसियत जिसके ज़रिए वो अपने होस्ट में बीमारी को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस करके उसको जाहिर कर सकते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिसिटी कहेंगे। ठीक है, द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस। ठीक है, इस हद तक बीमारी को काज कर दे कि वो हमें उसके साइन सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाए, तो इसको हम पैथोजेनिसिटी कहेंगे।
वायरुलेंस से क्या मुराद है? वायरुलेंस इज द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। वायरुलेंस से मुराद ये है कि ये वायरसेस की वो खसूसियत होती है जिसमें वो अपने होस्ट को इस हद तक जो है डिस्टर्ब कर लेता है, इस हद तक जो है मुतासिर कर लेता है कि उसके जो सेवियर साइन सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिले, तो इसको हम वायरुलेंस कहते हैं। वायरुलेंस मतलब शदीद बीमारी जो है वो फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? वायरुलेंस कहेंगे। समझ आ रही है? सर ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये लिविंग बायोलॉजिकल एजेंट ऑर्गेनिज्म, की है? हाँ, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज है जिसमें इन्फेक्टिविटी आ गई, पैथोजेनिसिटी आ गई, वायरुलेंस आ गई। ठीक है, ओके। होस्ट फैक्टर, अब हम होस्ट फैक्टर को डिफाइन करेंगे। होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट से मुराद लिविंग थिंग्स है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं विच आर एक्सपोज टू और हार्बर अ डिजीज। ठीक है, होस्ट ये हमारे साथ वो लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, हम इंसान भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि एजेंट को एक्सपोज होते हैं। ठीक है, एजेंट से उनका आमना सामना होता है और इसी तरह से उनमें क्या होती है? डिजीज काज होती है, तो इसको हम होस्ट कहेंगे। द ह्यूमन होस्ट is referred to as soil and the disease agent as seed. In some situations, host factor play a major role in determining the outcome of individual exposure to infection, for example, tuberculosis. अच्छा, यहाँ पर ये बात जो है, ये बात वैसे फजूल ही की गई है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने ये बात जो है मेंशन की हुई है। ठीक है, तो असल चीज़ आप लोगों के लिए होस्ट को समझना है कि होस्ट किसे कहते हैं। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द होस्ट फैक्टर में भी क्लासीफाई एज, होस्ट फैक्टर में हमारे साथ डिमोग्राफिक फैक्टर भी आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर भी आते हैं। डिमोग्राफिक से मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं? टारगेट करते हैं और उस पॉपुलेशन पर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि कितने लोग जो है एजेंट की वजह से मुतासिर हुए हैं, कितने लोगों को जो है बीमारी लाहक हुई है और कितने लोग जो है रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व है। इसी तरह से बायोलॉजिकल हो गए, सोशल एंड इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक सच ए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हम देखते हैं, एजुकेशन लेवल हम क्या करते हैं? देखते हैं, ऑक्यूपेशन देखते हैं, स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें हम सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगी मतलब अच्छे माशरे में रहेंगे, उनकी जो माशी कंडीशन है वो अच्छी होगी, तो इससे उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो क्या होगी? अच्छी होगी। इसी तरह से अगर वो एजुकेटेड होंगे तो एजुकेटेड होने की वजह से उनको हर चीज़ के बारे में पता होगा, हर चीज़ को वो मैनेज कर सकेंगे। उनके पास अगर ऑक्यूपेशन होगी, जॉब होगी, तो जॉब होने की वजह से वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे। अगर मैरिटल स्टेटस होगी तो मैरिटल स्टेटस भी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और इसी तरह से अगर उनके पास रहने के लिए घर हो, तो ये क्या है? ये बुनियादी ज़रूरियात है। अगर बुनियादी ज़रूरियात उनके पास अवेलेबल होंगे तो वो बीमारी से दूर रहेंगे, अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो वो फिर बीमारी का शिकार होंगे। लाइफस्टाइल फैक्टर जिस सच एज पर्सनैलिटी ट्रेट हो गए, लिविंग हैबिट्स हो गए, मतलब रहने का जो तरीका है या उनके जो आदात होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन होगी, आया प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा ले रहे हैं या नहीं, फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ड्रग या स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर पैटर्न जो है ऐसा हो जो कि इरिटेटेबल हो। ठीक है, और जो कि सीरियस हो उनके अपने हाथ के लिए, तो ये सारी चीज़ें उनके जो लाइफ स्टाइल है उसको क्या कर सकती है? मुतासिर कर सकती है। गुबमान मोड़े नो या बोतल नवाच का। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की तरफ। फॉर ह्यूमन बीइंग द एनवायरनमेंट इज़ नॉट लिमिटेड एज इट नॉर्मली फॉर द प्लांट एंड एनिमल टू सेट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो
ह्यूमन बीइंग के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ये लामहदूद है, ठीक है, इसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि प्लांट्स के लिए जो है एक स्पेसिफिक लिमिट है, एनिमल्स के लिए एक स्पेसिफिक लिमिट है, इस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल, फॉर मीन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द मीन एनुअल टेम्परेचर। ह्यूमन बीइंग के लिए माशरती और माशी कंडीशन जो है ये ज़्यादा अहमियत रखती है बजाय जो एनुअल टेम्परेचर होती है उसके, ठीक है। टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो, कोई भी अगर शख्स वो माशरती तौर पर और माशी तौर पर अच्छा है तो वो उस टेम्परेचर को आसानी से जो है कोप कर सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे। अगर उनकी माशी और सोशल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर इन्वायरमेंट में हमारे साथ फिज़िकल इन्वायरमेंट भी आता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी आता है और साइको सोशल इन्वायरमेंट भी आता है। ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल से इसको पढ़े हुए हैं। फिज़िकल इन्वायरमेंट में क्या आता है? द टर्म फिज़िकल इन्वायरमेंट इज अप्लाइड टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड फिज़िकल फैक्टर्स, जैसे कि एयर हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफी, हीट, लाइट, नॉइस, डिब्रिस एंड रेडिएशन, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट में आती है। इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन इज इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वायरमेंट, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है ये फिजिकल इन्वायरमेंट का क्या हिस्सा है। तो फिर आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग फिर मेंशन कर सकेंगे। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है? द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट सच इज द यूनिवर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, मतलब लिविंग थिंग्स जहाँ पर रहते हैं उसको बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। विच सराउंड मैन इंक्लूड मैन हिमसेल्फ। द लिविंग थिंग्स आर द वायरसेस एंड अदर माइक्रोबियल एजेंट, इंसेक्ट, रोडेंट्स, एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, ठीक है, तो इसको हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। और इस इन्वायरमेंट में आपको पता है कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद आपके पास आता है साइको सोशल इन्वायरमेंट। Those factors affecting personal health, healthcare, and community well-being that stem from the psychosocial makeup of individual and structure and function of social group is called psychosocial environment. Psychosocial environment से मुराद आपका जो माशरती निज़ाम है, ठीक है, उसके हवाले से बात हो रही है। अगर माशरती तौर पर अगर आप जो है स्टेबल है, आप कंफर्टेबल है, ठीक है, आप जो है सेटिस्फाई है अपने माशरे से, अपने रिलेशनशिप से, तो आप जो है हेल्दी होंगे। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट होंगे, आपका रिलेशनशिप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने माशरे में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे एक अनफेवरेबल कंडीशन बनेगी, अनफेवरेबल सोसाइटी या इन्वायरमेंट जो है बनेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ जो है ये क्या होगी? मुतासिर होगी। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज किसे कहते हैं? मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अभी जो है इतना काफ़ी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप स्टूडेंट्स।